हेलो गाइस, कैसे हो सब आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। मैं आप लोग के बीच फिर से वापस आ चुका हूँ और आप लोग को एक अच्छा सा नॉलेज लेकर आया हूँ, जो कि है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। छात्र और छात्राओं, आप सभी लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप से ज़रूर अवगत होंगे। ये स्कॉलरशिप क्या है, कब आया और किन किन लोग के लिए ये स्कॉलरशिप मान्य है। तो मैं सबसे पहले आप सभी मित्रों को एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप कैसे प्राप्त कर सकते हैं और इनका समय सारणी कब से कब तक है और किन किन श्रेणी किन किन छात्र छात्राओं के लिए यह स्कॉलरशिप उपलब्ध है। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। तो पहले आप देखिए कि मैं स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, जो है बिहार में 3 साल के मैट्रिक पास विद्यार्थी को मिलेगा स्कॉलरशिप मीन्स छात्रवृत्ति। तो सबसे पहले आप लोग ये अवगत हो जाइए कि जो स्टूडेंट अभी तक वंचित थे उनको ये स्कॉलरशिप मिलना सुनिश्चित कर दिया गया है सरकार की तरफ से। और वैसे विद्यार्थी या छात्र और छात्राएं जो पिछले 3 सालों से अभी तक स्कॉलरशिप नहीं उठाए थे, उनको तीनों साल का जोड़कर दिया जाएगा। तो देखिए, इस खास बिंदु पे मैं चर्चा करने जा रहा हूँ कि छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति मिलना हुआ आसान और लॉन्च हुआ ऑनलाइन पोर्टल। ये स्कॉलरशिप जो उपलब्ध करवाया गया है सरकार की तरफ से, जो अप्लाई करने के लिए सरकारी वेबसाइट उपलब्ध कराई गई है, उसे हम पोर्टल कहते हैं। वर्ष 2019-20 से लंबित छात्रवृत्ति योजना के लिए एक साथ आवेदन कर सकेंगे। इसका मतलब है कि जो छात्र और छात्राएं 2019 से अभी तक लंबित थे, अभी तक छात्रवृत्ति का राशि प्राप्त नहीं कर पाए हैं या तो किसी कारणवश उन्हें नहीं मिल पाई है, तो वो ये छात्रवृत्ति का लाभ उठा सकते हैं। तो फिर देखिए पोर्टल का क्या माने कि है सबसे मेन मुख्य उद्देश्य। पोर्टल पर निबंधन और आवेदन के 1 माह के अंदर मिल जाएगी राशि। सबसे बड़ी खुशखबरी छात्रों के हित में सरकार की तरफ से ये दिया गया है कि जब छात्र और छात्राएं इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करते हैं, मीन्स इसका फॉर्म भरते हैं और पोर्टल के माध्यम से, तो उन्हें 1 महीने के अंदर में प्राप्त राशि उनके खाता में भेज दिया जाएगा। तो पहले मैं आप लोग को यह बताता हूँ कि इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए कौन सा पोर्टल का इस्तेमाल करें। देखिए ध्यान से, इस पोर्टल को इस्तेमाल करना है www.pmsonline.bih.nic.in पे। इस पोर्टल पे आपको सारा सुविधा और सारा उपचार बता दिया गया है। तो मैं चलिए छात्रों, आप लोग को इस पोर्टल के माध्यम से भी मैं बता देता हूँ कि किस तरह से अप्लाई करना है और कैसे कैसे अप्लाई करना है, ताकि आप कुछ कारणवश गलती से इस राशि को प्राप्त करने से वंचित न रह जाए। तो सबसे पहले मैं गूगल पर ले चलता हूँ। गूगल पे जो मैंने आपको बोला हूँ वो सर्च करना है, जो है www.pmsonline.bih.nic.in। देखिए pmsonline.bih.nic, इस लिंक पे आपको जाना है। इस लिंक पे जाने के बाद
जो पहला लिंक आपको मिलती है, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है, जो PMS ऑनलाइन BIHNIC इन। देखिए ऑनलाइन खुल करने के बाद आपको कुछ इस तरह का पोर्टल मिलता है। इस पोर्टल पे हर एक लाइन थोड़ा सा गौर से पढ़ लीजिए। तो देखिए पहला बॉक्स का पोस्ट पढ़िए। अप्लाई फॉर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2018-19 अप्लाइड एर्लियर ऑन NSP बट नोट रिसीव्ड पेमेंट नोट रिसीव्ड एट। वैसे छात्र छात्राओं जो 2018-19 में इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर चुके थे, जो NSP के माध्यम से अप्लाई हुई थी, जो अभी तक पेमेंट नहीं रिसीव किए हैं, उनके लिए एक खास तत्व बनाया गया है। दूसरा कॉलम देखिए, जो है अप्लाई फॉर एकेडमिक ईयर 2019-20, 20-21, 21-22 ओनली। अभी फ़िलहाल में ये 3 साल के लिए दिया गया है। जो भी विद्यार्थी छात्र और छात्राएं अपना सेशन 2019-20 में कंप्लीट किए हैं, 20-21 में कंप्लीट किए हैं और 21-22 में कंप्लीट किए हैं, उनके लिए ये आवेदन करने का सुनिश्चित मौका दिया गया है। तो पहले हम इस पे लिंक पे चलते हैं। दूसरा लिंक पे चलते हैं, अप्लाई फॉर एकेडमिक ईयर वाले पे। तो फिर अगला हमारा पेज इस तरह से खुल जाती है। इस लाइन पे देखिए, मैं थोड़ा डेस्कटॉप साइट पे मैंने खोल देता हूँ ताकि एक साथ आपको सारा चीज़ दिख सके और आपको मेरे अनुसार करने में समस्या ना हो। देखिए पहले इस वेबसाइट के प्रति सरकार के द्वारा बताया गया है कि ये लाइन पढ़ लीजिए। दिस इज ऑफिशियल साइट ऑफ बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप बिवेयर ऑफ द डोविस पोर्टल। ये है जो खास करके बिहार के छात्र छात्राओं के लिए पोर्टल बनाया गया है, जिसपे मैट्रिक के बाद के सारे एजुकेशन प्राप्त करने वाले डिग्रियां के लिए मैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हरा कॉलम में पहले दिया हुआ है। देखिए पहले कुछ नोटिस दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट नोटिस पढ़ लीजिए थोड़ा सा कि आपके लिए थोड़ा बेनिफिट हो जाए। लास्ट डेट ऑफ करेक्शन ऑफ डिफेक्टिव और रिजेक्टेड एप्लीकेशन बाय द इस 15 दिया हुआ है करेक्शन करने के लिए। फिर देखिए पहला हरा कॉलम में दिया हुआ लिस्ट ऑफ फाइनलाइज स्टूडेंट। वैसे छात्र और छात्राएं जो अपने स्कॉलरशिप को ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, जो अभी तक उनका किसी भी तहत पेंडिंग है या तो अभी तक उनका राशि उनके खाते में रिफ्लेक्ट नहीं किया गया है, वैसे छात्र अपना फॉर्म का स्टेटस यहाँ चेक कर सकते हैं। देखिए दूसरा ग्रीन कलर में बॉक्स में दिया हुआ है वेरीफाई योर एप्लीकेशन स्टेटस। इस लिंक के माध्यम से आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका कहाँ कौन स्टेप तक पहुंच चुका है और कहाँ आपका एप्लीकेशन पेंडिंग है, वही आप अपना सारा डिटेल यहाँ चेक कर सकते हैं। इस पर एक देखिए अगला लाइन पे मैं बता रहा हूँ, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 18-19 जो भी अप्लाई किए हैं पहले NSP के माध्यम से, उन्हें अभी पेमेंट नहीं रिसीव हुआ है, जो यहाँ क्लिक करके चेक करने के लिए बताया जा रहा है। तो चलिए मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुलने तक इंतज़ार करिए और देखिए यहाँ साफ शब्द में बता दिया गया है, कुछ पॉइंट आउट नोटिस है कि बैंक अकाउंट नंबर शुड बी इन द नेम ऑफ अ स्टूडेंट ओनली। ध्यान से पढ़िए, कुछ यही कारण हो सकता है कि जिस वजह से उनका पैसा अभी तक लंबित हो चुका होगा और अभी उनके अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ होगा। बैंक खाता विद्यार्थी के नाम का ही होना अनिवार्य है। ये हमारे हर स्कॉलरशिप पे ये नोटिस दिया हुआ रहता है
कि जो भी स्कॉलरशिप है, जो विद्यार्थी छात्र और छात्राएं अप्लाई कर रहे हैं, बैंक खाता उनके नाम से ही होना अनिवार्य है, अन्यथा पैसा नहीं भेजा जाएगा। ये साफ शब्द में डिनोट कर दिया जा रहा है। फिर भी कुछ छात्राएं गलती करते हैं कि अपने गार्जियन या तो माता पिता का अकाउंट नंबर दे देते हैं ताकि उनके खाता पे पैसा आ जाए। तो ऐसा गलती बार बार पुनः न दोहराएं और सुनिश्चित करें कि अपना खाता नंबर ही दें, अन्यथा आपका खाता नंबर ना हो तो आप खाता खुलवा लें और उसके बाद ही ये फॉर्म अप्लाई करें ताकि आप इस राशि को प्राप्त करने से वंचित न रह जाएं। फिर एक और लाइन दिया हुआ है, संयुक्त खाता भी मान्य नहीं है। कुछ ऐसे हैं जो अपने माता पिता या तो फिर फादर्स के साथ में जॉइंट अकाउंट है या तो मदर के साथ में जॉइंट अकाउंट है, वह भी खाता इस पोर्टल पे नहीं चलेगा। जो भी खाता है इंडिविजुअली स्टूडेंट के नाम से ही होना अनिवार्य है। देखिए दूसरा पॉइंट बता रहा हूँ जो न्यू करके बता रहा है, अप्लाई फॉर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2018-19 ओनली, अप्लाई एर्लियर ऑन NSP पोर्टल बट पेमेंट नोट रिसीव। इस लिंक के माध्यम से वैसे ही छात्र और छात्राएं अप्लाई करें फॉर्म को जो 2018-19 में अप्लाई कर चुके थे पर उनको अभी तक राशि प्राप्त नहीं हुई है। तो थोड़ा सा इस लिंक को ओपन करके मैं दिखा देता हूँ। देखिए इस लिंक को जैसे ही आप ओपन करिएगा तो सर्च योर डेटा, यहाँ पे आपका सारा डेटा स्टोर किया हुआ है। कहीं आप कोई त्रुटि कर रहे हैं या तो त्रुटि की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है या तो पेंडिंग है, सारा आपका डेटा इस पोर्टल पे सिक्योर और सेफ रखा हुआ है। तो देख लेते हैं एग्जांपल एक हम लोग सेलेक्ट टाइप में हम लोग सेलेक्ट करना है कि आप किस माध्यम से अपना एप्लीकेशन को चेक करना चाहते हैं। यहाँ पोर्टल पे 3 ऑप्शन दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर। इससे पहले मैं एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ कि जो भी छात्र और छात्राएं अपना एप्लीकेशन फिल आउट करते हैं तो ज़रूर वे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर और कुछ और तत्व है जो जैसे कि ईमेल आईडी, OTP, ये सब सारा सेपरेट और सेफ करके रखें ताकि कभी भी आपको आवश्यकता पड़ सकती है। जैसे एग्जांपल देखिए कि 2018-19 का एप्लीकेशन जिनका अभी तक नहीं मिला है उनके जो अब NSP के माध्यम से अप्लाई किए थे, जिनको अभी तक नहीं राशि प्राप्त हुई है, उनके लिए यह खास सुनहरा मौका दिया गया है कि वे अपना फिर से रीवेरीफाई कर ले और जहां जो त्रुटि पाया गया है उसको सुधार के ही आप पुनः फॉर्म को एप्लीकेशन को जमा करें ताकि आपकी राशि सीधे आपके खाता में जा सकती है। तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन नंबर की डिमांड हो रही है, बैंक अकाउंट नंबर की डिमांड हो रही है, मोबाइल नंबर की डिमांड हो रही है। अगर तीनों में से कुछ आप भूल जाते हैं तो आप एप्लीकेशन अपना प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आपको सुनिश्चित कर दें कि ये सारी चीज़ें को आप ध्यान से रखें ताकि भूल ना जाएं। दूसरा ऑप्शन टेक्स्ट टू सर्च, जैसे आप यहाँ पे मोबाइल नंबर चुनते हैं या तो खाता नंबर चुनते हैं या तो रजिस्ट्रेशन नंबर, एग्जांपल मोबाइल नंबर बताता हूँ। तो फिर दूसरा लाइन में आप अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें, XYZ जो भी रहे आपका, एग्जांपल बताता हूँ, जो भी 99599321 अपना दर्ज करें और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ अपना दर्ज करें जो कि आपका पहले डेट फिर मंथ फिर ईयर का फॉर्मेट में ही होना चाहिए। अगर आप फॉर्मेट को गलत तरीके से डालते हैं तो आपका एप्लीकेशन नहीं खुल पाएगी। उसके बाद सर्च बटन का इस्तेमाल करें जो कि आपको अपना एप्लीकेशन खोजने में आर्थिक सहयोग से करेगा। इसके बाद फिर देखिए मित्रों, मैं बैग जाता हूँ। फिर एक और नोटिस दिया हुआ है जो थोड़ा गौर से पढ़ लीजिए कि लास्ट डेट ऑफ करेक्शन ऑफ PMS रिजेक्टेड बैंक अकाउंट बाय स्टूडेंट इज 5/9 इतना।
ये बताया जा रहा है कि एक अंतिम सीमा दे रहा है कि आप अपने एप्लीकेशन को रिकरेक्ट कर लें। इसके बाद देखिए फिर 3 ऑप्शन दिया हुआ है, इम्पोर्टेंट नोटिस दिया हुआ है, फिर आपको क्लिक हियर टू अप्लाई दिया हुआ है, फिर देखिए आपको यहाँ समरी रिपोर्ट दिया हुआ है। तो इम्पोर्टेंट नोटिस गाइडलाइन में आप देख लीजिए, आपको सारा चीज़ यहाँ साफ शब्द में बता देगा कि आवेदन की स्थिति देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। आप हर एक पॉइंट ध्यान से पढ़ ले ताकि आपको फॉर्म फिलअप करने में कहीं कोई तकलीफ़ ना होवे और कोई परेशानी कठिनाई की सामना न करना पड़े। तो पहले है कि आवेदन की स्थिति देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। जब आप एप्लीकेशन को फिल आउट कर चुके हैं तो आप अपने एप्लीकेशन का स्थिति देख सकते हैं। एग्जाम्पल हम दिखाते हैं स्थिति कैसे देखा जा सकता है। इस लिंक को क्लिक किए, उसके बाद यहाँ हमें अगला पेज खुल जाती है, फिर सर्च टाइप। फिर वहाँ यही चीज़ मैं बोल रहा हूँ बार बार कि अपना बैंक अकाउंट, रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर ना भूलें, अन्यथा आपकी एप्लीकेशन खोने की भय हमेशा जागृत रहेगी। तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर, बैंक नंबर, अकाउंट नंबर दोनों के माध्यम से भी आप सर्च कर सकते हैं। और आपका डेट ऑफ बर्थ अनिवार्य है, जो हर एप्लीकेशन में आपको लॉगिन करने के लिए पूछा जाएगा। उसके बाद आप अपना सर्च कर लीजिए। सर्च करने के बाद अपना स्थिति देख लीजिए कि आपका कहाँ पेंडिंग है, कहाँ तक आपका एप्लीकेशन पहुंच चुका है। तो उसके बाद मैं थोड़ा बताता हूं कि एप्लीकेशन फिलिंग करने के वक्त एक छात्र और छात्राएं क्या क्या चीज़ का ध्यान देने पड़ती है, वे सारा डॉक्यूमेंटेशन की क्या क्या आवश्यकता पड़ती है, जो आप गौर से देखिए। और मैं हर एक इंग्लिश लाइन को हिंदी में ट्रांसलेट कर आपको बताने का कष्ट करूँगा। तो पहला लाइन देखिए जो मैं बताना चाह रहा हूँ। बैंक अकाउंट शुड बी इन द नेम ऑफ अ स्टूडेंट एंड द IFSC कोड ऑफ बैंक ब्रांच बैंक अकाउंट शुड बी एक्टिव। इसका मतलब यह बताया जा रहा है कि जो भी खाता का उपयोग किया जाएगा इस एप्लीकेशन को भरने में, वो खाता वे विद्यार्थी के नाम से ही सुनिश्चित होना अनिवार्य है, अन्यथा आपकी राशि आपके खाते तक नहीं पहुंच पाएगी। और बताया जा रहा है कि जो आप खाता को इस्तेमाल करते हैं उस खाता आपका खाता नंबर या तो उस बैंक में आपका खाता चालू होना चाहिए और उस खाता का IFSC कोड होती है वो एक्टिव होनी चाहिए। इससे आपको कोई परेशानी ना होवे। पॉइंट दूसरा देखिए कि आधार नंबर शुड बी इन द नेम ऑफ स्टूडेंट। ये तो आप हर कोई जानते हैं कि जब कुछ भी एप्लीकेशन डालना हो या तो कोई सरकारी योजना का फ़ायदा उठाना हो या तो कोई भी स्कॉलरशिप लेना हो तो आधार नंबर अनिवार्य है। और वे भी जो इंसान, जो छात्र और छात्राएं जो लाभ उठाना चाहते हैं वे खास उन्हीं के नाम से उनका आधार नंबर होना चाहिए। तीसरा पॉइंट देखिए, नंबर 3 में लिखा हुआ है मोबाइल नंबर शुड बी यूनिक। मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन ऑन एदर स्टूडेंट और फैमिली। मोबाइल नंबर घर में किन्हीं सदस्य का चलेगा, जो नंबर एक्टिव होना चाहिए, जिस पर पोर्टल के माध्यम से OTP भेजा जाता है और वेरीफाई किया जाता है। और भविष्य में कुछ भी त्रुटि होने पर उस नंबर पे नोटिफिकेशन भेजा जाता है ताकि हर एक स्टूडेंट अवगत हो सके कि कहीं उसका कोई फॉर्म एप्लीकेशन में त्रुटि तो ना हो चुका है। चौथा देखिए, ईमेल आईडी शुड बी यूनिक। ईमेल आईडी भी मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ईमेल आईडी नेसेसरी है, वो ईमेल आईडी आपको हमेशा एक्टिव होना चाहिए। फिर देखिए अगला इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन बिफोर फिलिंग एप्लीकेशन। एक खास नोटिस दिया हुआ है कि ओनली एलिजिबल कैंडिडेट एज पर गाइडेंस एडवर्टाइजमेंट शुड बी फिल अप द। ये आमतौर पे हर कोई जानते हैं कि जो छात्र और छात्राएं स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं वही डाल सकते हैं, वही अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा हर इंसान, हर छात्र छात्राएं चाहिएगा कि उनको ये स्कॉलरशिप मिल जाए तो यथासंभव नहीं है कि जो स्कॉलरशिप प्राप्त करने के लायक नहीं है या तो कर चुके हैं वो दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट
पॉइंट दिया हुआ है जिसे ध्यान देना है। IFSC कोड ऑफ इलाहाबाद, आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, देना बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, सिंडिकेट बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, विजय बैंक आर नॉट अलाउड। जैसे कि बताया जा रहा है कि जो जो बैंक का नाम दिया गया है वह बैंक का खाता इस एप्लीकेशन के लिए मान्य नहीं होगा। इसका कारण यह है कि जो जो बैंक का नाम दिया हुआ है वो बैंक ऑलरेडी किसी दूसरे बैंक में मर्ज हो चुकी है, या तो उनका नाम बदल गया है या तो उनका IFSC कोड बदल गई है। और जो छात्राएं जिनका खाता पुराना है, जो वही खाता अभी रखे हुए हैं, अपना खाता अपडेट नहीं करवाए हैं, वे अगर फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं तो एलिजिबल नहीं है। तो कृपया फॉर्म को अप्लाई करने से पहले अपने बैंक से वेरीफाई हो लें कि क्या उनका खाता एक्टिव है, उनका बैंक अवेलेबल है या तो कोई दूसरे बैंक में मर्ज हो चुकी है, तभी वे इस एप्लीकेशन को भरें ताकि कोई त्रुटि उनको न हो पाए। अगला, बैंक अकाउंट विल बी एक्सेप्ट ओनली बिहार। ये आमतौर पे हर छात्र छात्राएं जानते हैं कि ये जो स्कॉलरशिप सिर्फ बिहार के ही छात्र छात्राओं के लिए है, तो वह बिहार का ही खाता उनके लिए एप्लीकेबल रहेगा। अन्यथा कोई दूसरे स्टेट का खाता इस्तेमाल करते हैं तो आमतौर पे उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा, वे इस स्कॉलरशिप को लेने के लिए मान्य नहीं होंगे। फिर बताया जा रहा है कि प्लीज़ फाइनलाइज योर एप्लीकेशन आफ्टर फिलिंग डिटेल्स, अदरवाइज योर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। बताया जा रहा है कि जब आप एप्लीकेशन अपना पूर्ण रूप से भर लेते हैं, उसका हर एक पॉइंट को आप भर लेते हैं, तो फाइनलाइज करना ना भूलें। अगर इनकेस आपका गलती से एप्लीकेशन फाइनलाइज नहीं होती है, कुछ नेटवर्क इशू के वजह से आपका पेज शट डाउन हो जाती है, या तो मोबाइल से भर रहे हैं तो मोबाइल शट डाउन हो गया, सिस्टम शट डाउन हो गई, आप अपना एप्लीकेशन को फाइनलाइज नहीं कर पाएँ, तो कृपया पुनः वे अपना एप्लीकेशन खोलकर उसे फाइनलाइज कर लें। अगर नहीं करते हैं तो उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा और फिर वे इस लाभ को उठाने से वंचित हो जाएंगे। फिर अगला पॉइंट दिया हुआ है, देखिए, वेरीफाई योर एंटायर बिफोर सबमिटिंग फाइनली, नो मॉडिफिकेशन कैन बी मार्क आफ्टर फाइनल सबमिशन। ये छात्र छात्राओं के लिए बहुत सोचने का चीज़ है कि जब भी एप्लीकेशन, ये नहीं बता रहा हूँ कि यही एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन भरते हैं तो उस एप्लीकेशन को गौर से भरें, हर एक उसका बॉक्स, हर एक कॉलम ध्यान से पढ़ें, उसके बाद ही सुनिश्चित रूप से उस एप्लीकेशन को भरें। अन्यथा कोई भी एप्लीकेशन में त्रुटि भर जाने पर उसे अगर आप फाइनलाइज कर देते हैं, उसके बाद आप उस एप्लीकेशन को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। इन केस आपका कुछ गलत एंट्री हो जाती है तो मॉडिफिकेशन न होने की वजह से आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा और फिर वह आपके लिए अमान्य हो जाएगा। इस पे एक मेल आईडी दिया हुआ है, देखिए सेकंड लास्ट पॉइंट पे है, फॉर एनी टेक्निकल हेल्प मेल एस टू pms201819@gmail.com। ये सरकार की तरफ से कॉमन ईमेल आईडी को इस्तेमाल किया जा रहा है कि जिस छात्र और छात्राएं को किसी तरह की टेक्निकल असुविधा हो रही है वह इस मेल आईडी पर अपना असुविधा को मेल करें और वहां से उचित समाधान प्राप्त करें। देखिए सबसे लास्ट पॉइंट मैं बता रहा हूँ, फॉर एनी पेमेंट रिलेटेड इशू काइंडली कॉन्टेक्ट टू एजुकेशन डिपार्टमेंट। साफ शब्द में लिखा जा रहा है कि इस एप्लीकेशन का जो मेन मुख्य ऑफिस है जो एजुकेशन डिपार्टमेंट पटना है। अगर किसी छात्र छात्राओं के किसी तरह से पेमेंट से संबंधित शिकायत है तो कृपया एजुकेशन डिपार्टमेंट पटना में संपर्क करें। ये मैं आप लोग को बता दिया हूँ पहले इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस क्या क्या है। अब आगे चलिए, अप्लाई करने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो थोड़ा एक बार मैं आपको शॉर्ट टर्म में बता देता हूँ।
इसमें 2 ऑप्शन दिया हुआ है, लॉगिन फॉर डिपार्टमेंट, ये आप लोग के लिए नहीं है। ये सिर्फ वही डिपार्टमेंट है जहाँ जो वेरीफाई करते हैं, या तो इंस्टीट्यूशन के लिए होगा या तो पदाधिकारी के लिए है, ये आपके लिए नहीं है। अगला आपके लिए है जो न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। जो भी नए छात्राएं आते हैं उनको पहले रजिस्ट्रेशन करना सुनिश्चित होता है। तो पहले चलिए इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद सर्च योर डेटा। देखिए, आप किसी भी तरह से इस पोर्टल पर गड़बड़ी नहीं कर सकते हैं और आप झांसा देकर सरकारी राशि प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका सारा डेटा इस पोर्टल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। जब आप इस पोर्टल पर अपना डेटा सर्च करिएगा या तो आप अप्लाई करिएगा, तो आपका डेटा जब तक मैच नहीं होगी, जब तक आप इस एप्लीकेशन को भर नहीं सकते हैं और आप सरकारी राशि प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ऑलरेडी देखिए, आप इतना समझ सकते हैं कि सर्च योर डेटा मीन्स आपका डेटा ऑलरेडी इस पोर्टल पे अवेलेबल है, उसे आप खोजें। खोजने का तरीका है, देखिए, टाइप में मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, बैंक अकाउंट और फिर डेट ऑफ बर्थ। ये आपके लिए बार बार सुनिश्चित कर रहा हूँ कि डेट ऑफ बर्थ बहुत ज़रूरी है। देखिए, यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट लिंक दिया हुआ है, इसको एक बार गौर से देख लिया जाए कि चेक योर नेम इन द लिस्ट। अगर आप खुद वेरीफाई नहीं हो पा रहे हैं कि आपका लिस्ट में नाम है अथवा नहीं, तो आप इस लिंक के माध्यम से पहले वेरीफाई हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट है क्लिक हेयर टू व्यू एप्लीकेशन स्टेटस। अगर आप एप्लीकेशन ऑलरेडी भर चुके हैं और फाइनलाइज कर चुके हैं, तो आप अपना एप्लीकेशन का स्टेटस दूसरा लिंक से चेक कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है लिस्ट ऑफ स्टूडेंट ऑफ न्यू बैंक अकाउंट अपडेटेड। जैसे कि मैं पहले ही कुछ बैंक का नाम बताया हूं कि जो बैंक एप्लीकेबल नहीं है और जो 2018-19 में एनएसपी के माध्यम से छात्र और छात्राएं अपना फॉर्म भरे थे, उसमें आप वे बैंक का इस्तेमाल किए हैं, तो कृपया उनके लिए नया बैंक अपडेट करने के लिए एक रिक्वेस्ट दिया गया है। चौथा पॉइंट है कि कोई अगर तकनीकी समस्या आपके साथ होती है तो कृपया आप मेल के ज़रिए अपना समस्या को बताएं और उसका समाधान पाएं। तो मैं एक और इम्पोर्टेंट नोटिस बताना चाह रहा हूं कि देखिए, पॉइंट नंबर 1, सभी छात्र एवं छात्राओं से अनुरोध है कि वे अपना एसएमएस, ईमेल तथा पीएमएस पोर्टल पर अपने आवेदन की स्थिति निरंतर देखते रहें। तदनुसार आवश्यकता पड़ने पर जरूरी संशोधन आवश्यक करें। इस पर क्लिक करके देखते हैं कि क्या नोटिस दिया हुआ है। चलिए, पहले कहीं दिया हुआ नहीं, कुछ चेंजिंग है, तो पहले यहाँ भी मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको शॉर्ट टर्म में। देखिए, पहला है सर्च लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन। ये आमतौर पे सभी छात्र और छात्राएं जानते होंगे कि रजिस्टर्ड जो इंस्टीट्यूशन, जो शिक्षण संस्थान इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड है, उन्हीं की छात्र और छात्राएं को ये राशि उपलब्ध कराई गई है। दूसरा पॉइंट देखिए, न्यू इंस्टीट्यूशन रजिस्ट्रेशन। जो नया शिक्षण शास्त्र और विद्यालय महाविद्यालय इस लिंक से जुड़े हैं, उनका अपडेट दिया गया है। फिर है लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन। ये आमतौर पर शिक्षण संस्थान के लिए है, कोई छात्र और छात्राएं के लिए नहीं है। ये तीनों पॉइंट पर किन्हीं को नहीं ध्यान देना है, खाली छात्र और छात्राएं को यहाँ ये दोनों पर देना है ध्यान। न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट। यहाँ दिया हुआ है कि जो नए छात्र और छात्राएं हैं जो अभी तक इस पोर्टल पे अपना फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं, जो इस पोर्टल पे अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए पहले रजिस्टर्ड करें।
दूसरा है कि जो छात्र और छात्राएं इस पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर चुके हैं तो वो यहाँ से अपना चेक कर सकते हैं फॉर्म को कि कहाँ उनका फॉर्म है और किस स्तर पर उनका फॉर्म पहुँचा है। तो लमसम मैं सारा स्टेप आप लोग को बता दिया हूँ मित्रों। बाकी आप अपना फॉर्म को आसानी से अप्लाई करें और किसी भी तकनीकी समस्या के लिए दिए हुए मेल आईडी पे अपना समाधान ज़रूर पाएँ। और अगर इस फॉर्म को भरने में कोई समस्याएं आ रही है तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में अपना समस्या लिखें और हमसे समाधान पाएँ। और एक नोटिस इसमें दिया हुआ था, एक सेकेंड, हाँ देखिए मित्रों, थोड़ा सा एक बार ध्यान से सभी छात्र और छात्राओं इसे गौर से देख लें कि अगर आपको किसी तरह की समस्याएं आ रही है और अगर आप मेल भी कर चुके हैं फिर भी आपका समाधान नहीं मिल रहा है तो इस लिंक को इस्तेमाल करें और यहाँ दिए गए नंबर पे आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। ये हर छात्र और छात्राएं के लिए बहुत आसानी तरीका लाया गया है जो डायरेक्ट हर जिला, देखिए यहाँ पे है होम डिस्ट्रिक्ट नेम है, यहाँ पे कोऑर्डिनेटर नेम है और यहाँ पे कोऑर्डिनेटर का नंबर है। तो जो भी बिहार के जिन जिन ज़िले से छात्र और छात्राएं हैं उन्हें जो भी समस्याएं आ रहे हैं तो डायरेक्ट वे अपने कोऑर्डिनेटर से बात करके अपना समस्या को प्रस्ताव रखें और समस्या का समाधान पाएं। जैसे देखिए अररिया ज़िला का हैं, वहाँ के कोऑर्डिनेटर का नाम भी दिया हुआ है, राशिद जी हैं, उनका नंबर दिया हुआ है। इसी तरह हमारे बिहार के 38 ज़िलों में 3800 ज़िलों के कोऑर्डिनेटर का नाम दिया हुआ है और सारा चीज़ विजुअल है। ये कोई भी नुक्का छिपी नहीं है। आमतौर पे कोई भी छात्र और छात्राएं अपना मदद इस नंबर पे ले सकते हैं और अगर थोड़ा विलम्ब होती है तो घबराएं नहीं, थोड़ा समय का इंतज़ार करें क्योंकि जो जो छात्र और छात्राएं का समस्या है वो हर कोई यहाँ मदद ले रहे होंगे, आम बात है। तो हो सकता है कि कोऑर्डिनेटर जो हैं उनका नंबर कभी बिजी आए, कभी मैंने कि बात कर रहे होंगे, तो धीरज धरे समय पर कॉल करें। एक बार नहीं 2 बार करें, 3 बार करें, आपका समाधान ज़रूर कोऑर्डिनेटर साहब बताएंगे और आपका उचित समाधान ज़रूर मिलेगा। तो मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद भाई एवं बंधुओं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद पड़े तो ज़रूर लाइक करें और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी परेशानी होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपना परेशानी लिखें और मैं आपका समाधान देने का जल्द से जल्द कोशिश करूँगा। धन्यवाद।